साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ इसमें जो पृष्ठभूमि दी जाती है तो वो आपका जीएस के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, वो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। कब से आए हैं? 17 मार्च 2025 से। ठीक है, 5 दिन की 5 दिवसीय यात्रा पर आए। नाम क्या है याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लक्सन है। अब इस दौरान क्या हुआ है, दोनों देशों के मध्य में आपका कई सारे समझौते हुए, जिसमें से 6 समझौते हुए हैं। किससे संबंधित हैं? तो शिक्षा, खेल, कृषि और जलवायु परिवर्तन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और साथ ही साथ भारत एवं न्यूजीलैंड ने अपने रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वार्ता का शुभारंभ किया गया है कि इस पे वार्ता की जाए, जिससे कि आगे चल करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के मध्य में हो सके। साथ ही साथ पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए आवागमन संबंधी व्यवस्था पर वार्ता का शुभारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा, दो संगठन है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, मतलब संगठन नहीं है, आप इसे इनिशिएटिव कह सकते हैं या प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI, और दूसरा है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। ये जो दोनों प्लेटफॉर्म हैं या जो दोनों मंच है, इसमें न्यूजीलैंड शामिल हो गया। अभी तक न्यूजीलैंड इनका सदस्य नहीं था या इसका हिस्सा नहीं था, अब न्यूजीलैंड इसका हिस्सा हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना कब हुई और किसने की। तो देखिए, भारत ने 2019 में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इस IPOI अर्थात इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को प्रारंभ किया था या लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। इसको भी भारत ने जो है 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा कब इसको लॉन्च किया गया था और कहाँ पर किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति नई व मौजूदा अवसंरचनात्मक प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना। ठीक। इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा। आप यहाँ पे न्यूजीलैंड का मैप देख सकते हैं। जो न्यूजीलैंड है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड में बटा हुआ है। यहाँ की जो राजधानी है वेलिंगटन, वो आपका नॉर्थ आइसलैंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया से तस्मान सी से अलग होता है। और ये पूरा का पूरा जो देश है, द्वीपीय देश है, ये साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। आगे कुछ पॉइंट को यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार होता है, बस इतना याद रखिएगा कि इसमें भारत का व्यापार अधिशेष मतलब व्यापार सरप्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत जो है न्यूजीलैंड को निर्यात ज़्यादा करता, अपने सामान ज़्यादा बेचता और उनके सामान कम खरीदता। तो वर्तमान में 0.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार सरप्लस है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा भारत क्या चीज़ें आयात करता है न्यूजीलैंड से, मतलब क्या चीज़ें खरीदता है। तो ऊन, लोहा इस्पात, फल एवं मेवे तथा एल्युमिनियम का आयात करता है। और बेचता क्या है, निर्यात क्या करता है? फार्मास्यूटिकल, दवाएं, यांत्रिक मशीनरी, मोती, कीमती पत्थर, धातुएं इत्यादि। कुछ अन्य फैक्ट याद रखिएगा, जैसे यदि सांस्कृतिक संबंध की बात करें, आपसी और सांस्कृतिक संबंध की, तो लगभग 8,000 भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र में विशेष रूप से क्रिकेट, हॉकी और पर्वतारोहण के संबंध में घनिष्ठ संबंध है। और रक्षा सहयोग भी दोनों देशों के मध्य में है। आगे चलते हैं। अगला है SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वैश्विक प्रशुल्क चुनौतियाँ हैं, जो टैरिफ इत्यादि लगा दे रहे हैं लोग, या जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे रहे हैं, तो वैश्विक प्रशुल्क चुनौतियों के खिलाफ भारत को लोचशीलता प्रदान कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की भारत की व्यापार रणनीति इसके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगी और डिजिटल व्यापार में नए अवसर पैदा करेगी। यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक गुटों के मध्य संपन्न किया जाने वाला एक व्यापारिक समझौता है।
इसे मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं, गुड्स एंड सर्विस मतलब गुड्स आर सर्विसेज या दोनों मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों पर आरोपित सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए संपन्न किया जाता है। ठीक है, मतलब दो देशों के बीच एफटीए होता है तो उनके बीच जो जो अधिकांश व्यापार हो रहा है, चाहे वस्तुओं का या सेवाओं का या दोनों का, उस पे से अधिकांश पे से जो है टैरिफ, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि जो है कम किया जाता है या खत्म किया जाता है। देखिए, यह समझौता वस्तुओं जैसे कृषि एवं उद्योग से जुड़े उत्पाद या सेवाओं जैसे बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग आदि के व्यापार को आसान बनाता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा, आईपीआर जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब इसके लाभ क्या होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के? तो इससे विदेशी बाजारों तक आसान पहुंच होती है। दो देशों के मध्य में यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो दोनों देशों को एक दूसरे के बाजार मिलेंगे। लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अवसर बढ़ता है। इसके अतिरिक्त सीमा पार व्यापार में बाधाएं कम होती हैं, निवेश को बढ़ावा मिलता है, ऑनलाइन व्यापार तथा ई कॉमर्स के नियमों में सुधार होता है और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। भारत और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने निर्यातोन्मुखी घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ पिछले 5 वर्षों में 13 एफटीए पर हस्ताक्षर किए, मतलब 13 देशों के साथ हस्ताक्षर किए हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता इत्यादि। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता कर रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं व्यापार समझौतों का श्रेणी क्रम, महत्वपूर्ण है। देखिए, सामान्यतः 5 प्रकार के आपके व्यापार समझौते होते हैं विश्व व्यापार में। पहला होता है आपका, हम लोग निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर मतलब उच्चतम बिंदु की तरफ जाएंगे। सबसे पहले होता है अधिमान्य व्यापार समझौता, जिसे पीटीए कहते हैं, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर शुल्क में कटौती करती है। जिन दो देशों के मध्य में पीटीए साइन होगा वो अपने दोनों के बीच में जो व्यापार हो रहा है तो उसमें से कुछ वस्तुओं पर क्या करते हैं, शुल्क में कटौती करते हैं, एक्साइज ड्यूटी या टैरिफ इत्यादि को कम करते हैं। इसके बाद आता है इससे एक स्टेप आगे मुक्त व्यापार समझौता या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, अधिकांश वस्तुओं पर मतलब जिनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसमें उनके बीच जो अधिकांश वस्तुओं का व्यापार हो रहा है उस पर शुल्क में कटौती होती है। जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस होते हैं उनमें कमी किया जाता है। फिर इसके बाद आता है कॉमन मार्केट। इसमें श्रम और पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है। कॉमन मार्केट मतलब एक ऐसा बाजार जहां विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश के लिए सीमाएं कम या खत्म कर दी जाती हैं, जिससे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम का मुक्त आवागमन होता है, जैसे कि यूरोपीय संघ है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर कस्टम यूनियन। इसमें आंतरिक रूप से शून्य शुल्क व्यापार और सामान्य बाह्य शुल्क। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिन देशों के मध्य में कस्टम यूनियन एग्रीमेंट साइन होगा वो देश अपने आंतरिक मतलब अपने मध्य जो व्यापार होगा उसके लिए क्या करते हैं, जो शुल्क होता है, टैक्सेस होते हैं, एक्साइज ड्यूटी या टैरिफ होते हैं, उसको शून्य कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। परंतु जब वो देश किसी अन्य देश के साथ जिनसे उनका आपका कस्टम यूनियन एग्रीमेंट साइन नहीं है उनके साथ जब व्यापार करते हैं तो एक कॉमन मतलब दोनों देश एक ही तरीके का एक समान शुल्क या टैरिफ लगाते हैं। ठीक, अब अगला आता है इकोनॉमिक यूनियन। इसमें साझा संस्थानों के साथ सबसे गहनतम एकीकरण होता है। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये आपका सबसे उच्चतम आर्थिक एकीकरण का सबसे उच्चतम स्तर है। यह एक ऐसा व्यापारिक ब्लॉक है जो सदस्य देशों के बीच समान मतलब गुड्स, सेवाओं, सर्विसेज, पूंजी और श्रम की आवाजाही को बिना किसी बाधा के सक्षम बनाता है। साथ ही एक साझा बाजार और व्यापार नीति भी स्थापित करता है, जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है। अब आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पे कि वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के बीड गांव में, एक गांव है महाराष्ट्र का बीड, यहाँ के बीड के एक गांव में मतलब बीड जिला है, सॉरी, वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के बीड जिला के एक गांव में उल्कापिंड गिरने की पुष्टि की है। उल्कापिंड गिरने की पुष्टि की है। ठीक है, उल्कापिंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटराइट कहते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे उल्कापिंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। जब कोई उल्काव जिसे हम लोग मेट्रॉयड कहते हैं, क्या कहते हैं, मेट्रॉयड कहते हैं, वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर के पृथ्वी के धरातल से टकराती है तो उसे उल्कापिंड मेट्रॉयड कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड में कई सारे पिंड जो हैं वो घूम रहे हैं, जब वो धरती के नज़दीक आते हैं, धरती के गुरुत्वाकर्षण से धरती की तरफ आकर्षित होते हैं तो धरती की तरफ खींचे चले आते हैं। तो वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो वो जलने लगते हैं।
तो कुछ क्या होते हैं जल के वहीं राख हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ जलने के बाद ही बचते हैं, तो वो धरती पे आ जाते हैं और धरती पे गिरते हैं और एक गड्ढा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, उल्कापिंड मेट्रॉइड कहलाते हैं। उल्कापिंडों के अध्ययन का महत्व क्या होता है? जो ये उल्कापिंड गिरते हैं धरती पर, इनका अध्ययन किया जाता है, इससे पता क्या चलता है? इससे सौर प्रणालियों को समझने में सहायक होता है ये। दूसरा, भूवैज्ञानिक संरचना समझने में मदद मिलती है। तीसरी चीज, ये ग्रहों के उद्भव और जीवन की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद कर सकते हैं। देखिए, इनके अन्वेषण से संबंधित कुछ जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। नासा ऑल स्काई फायरबॉल नेटवर्क, यह आकाश में शुक्र ग्रह से भी अधिक चमकीली उल्का का अवलोकन करने के लिए कैमरों का एक नेटवर्क है। नासा ऑल स्काई फायरबॉल नेटवर्क। इन अधिक चमकीली उल्काओं को फायरबॉल कहा जाता है। अगला है कनाडा का CMOR, कैनेडियन मिटियोर ऑर्बिट राडार। इसका उद्देश्य उल्काव की मतलब मेट्रॉयड की गति, दिशा और अवस्थित का पता लगाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखें। देखिए, जब अंतरिक्ष में होता है जो पिंड, उसे उल्काव कहते हैं, मेट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेट्रॉयड कहते हैं। ये आमतौर पर बड़े खगोलीय पिंडों से टूटकर अलग हुए अंतरिक्ष में मौजूद छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं, जैसे कि ग्रह भी क्या होते हैं? खगोलीय पिंडों से अलग होते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, आपके धूमकेतु होते हैं इत्यादि। ये चट्टानी या धातुमय होते हैं या दोनों होते हैं। इनका आकार क्षुद्र ग्रहों से छोटा होता है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं एस्ट्रॉयड, उनसे थोड़ा छोटा होता है और इनमें धूमकेतुओं की तुलना में कम जल एवं बर्फ होती है। इसके अतिरिक्त उल्का क्या होते हैं? जब यही उल्काव जो है वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये उल्का बन जाते हैं, ये उल्का कहलाते हैं। ये तब बनते हैं जब उल्का पिंड पृथ्वी या किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, टूटता हुआ तारा, क्योंकि ये वायुमंडल में तेज गति से प्रवेश करते हुए घर्षण के दबाव के कारण जल जाते हैं। उल्का वर्षा भी एक टर्म होता है। उल्का वर्षा एक खगोलीय घटना होती है जिसमें एक लघु अवधि के दौरान कई उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो इसे उल्का वर्षा कहते हैं। सब जलते हुए प्रवेश करेंगे, जैसे लगेगा आपको उल्का पिंड की बारिश हो रही है या उल्काओं की बारिश हो रही है। अब जब ये धरातल से टकराते हैं तो ये उल्का पिंड कहलाते हैं, मेट्रॉयड। जब कोई उल्काव वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर धरातल से टकराती है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। इसके प्रकार की बात करें, इसकी संरचना चट्टानी लौहयुक्त और चट्टानी लौहयुक्त हो सकती है। इसका बाहरी आवरण गहरे रंग का और जला हुआ होता है तथा तापीय अपक्षय के कारण इसकी सतह खुरदुरी, चिकनी या थंबप्रिंट जैसी होती है। यह धरातल से टकराकर क्रेटर बना सकता है, मतलब गड्ढा बना सकता है, जो एक तरह की झील बन सकती है। जैसे इसका उदाहरण आपका है महाराष्ट्र का लोनार झील, जो है वो क्रेटर लेक का उदाहरण है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब अंतरिक्ष में होता है तो मेट्रॉयड या उल्काव कहलाता है, वायुमंडल में प्रवेश के दौरान उल्का कहलाता है मेटेओर, और धरती पर टकराने पर उल्का पिंड कहलाता है, मेट्रॉयड कहलाता है। पृथ्वी पर 50,000 से अधिक उल्का पिंड पाए गए हैं। इनमें से 99.8% क्षुद्र ग्रहों के खंड हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब जो एस्ट्रॉयड हैं उनके ही पार्ट हैं। भारत में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GIS जो है देश में गिरे सभी उल्कापिंडों का संरक्षक है। आगे बात कर लेते हैं। फ्रांस के मोसुल क्षेत्र में $92 ट्रिलियन मूल्य का व्हाइट हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। यह 46 मिलियन टन का भंडार स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब थोड़ा सा व्हाइट हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाइट हाइड्रोजन क्या है? देखिए, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तेल और गैस की तरह व्हाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह कठोर चट्टानों में निरंतर जारी भू रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। ठीक, विशेषता क्या है? इसके अणु हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे आपका पेट्रोल है, ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन अणुओं से छोटे और हल्के होते हैं, इससे ये अणु आसानी से चट्टानों से बाहर निकल जाते हैं। वर्तमान की इनकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में व्हाइट हाइड्रोजन उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, मतलब ये अभी बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं, तथा इसमें केवल कुछ ही नवाचारकर्ता सक्रिय हैं, अभी ये प्रारंभिक स्टेज में है। व्हाइट हाइड्रोजन के लाभ क्या हैं? प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अन्य प्रकारों के विपरीत इसके लिए औद्योगिक स्तर पर उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अन्य जो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, उनको जो है उनका उत्पादन करना पड़ता है, ठीक, औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर। परंतु ये क्या है? नेचर में ही मौजूद है। पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर है, इसमें कार्बन उत्सर्जित नहीं होता है।
लागत प्रभावी, इसमें अक्षय ऊर्जा रूपांतरण या विनिर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही अंतिम उपयोगकर्ता बाजारों के निकट स्थित भंडारों से बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा सकता है। हीलियम के साथ सहअस्तित्व होता है इसका। यह स्थित व्हाइट हाइड्रोजन के वाणिज्यिक दोहन के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। अब जो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन है उनका थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कौन से हाइड्रोजन है? एक तो अभी हमने व्हाइट हाइड्रोजन की बात की, इसके अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इसका उत्पादन सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त स्वच्छ विद्युत का उपयोग करके किया जाता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और चूंकि इसमें सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल होते हैं तो वो अभी क्या है, काफ़ी महंगे हैं, तो उत्पादन प्रक्रिया महंगी होती है। दूसरा ब्लू हाइड्रोजन, इसका उत्पादन स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया के तहत प्राकृतिक गैस से किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया होती क्या है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया है क्या। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भाप को हल्के हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन के साथ उच्च तापमान पर हाई टेम्परेचर पर प्रतिक्रिया करा करके रिएक्शन करा करके हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, मतलब इससे जो ब्लू हाइड्रोजन निकलता है, तो जो ब्लू हाइड्रोजन होता है ये निम्न कार्बन हाइड्रोजन, मतलब ये लो कार्बन हाइड्रोजन होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है क्योंकि स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया से कुछ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है, तो कुछ ही उत्सर्जित होती है, तो इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। ग्रे हाइड्रोजन, इसका उत्पादन स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन का उपयोग करके प्राकृतिक गैस या मीथेन से किया जाता है। अब स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, देखिए स्टीम रिफॉर्मिंग या स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो जो ये आपका स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन है, इससे आप इसका इस्तेमाल जो है ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन इनके उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें प्राकृतिक गैस को भाप के साथ प्रतिक्रिया करा कर रिएक्शन करा करके हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक भाप के साथ अभिक्रिया करा करके या प्रतिक्रिया करा करके, भाप मतलब स्टीम H2O के साथ प्रतिक्रिया करा करके अतिरिक्त हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। मतलब पहले चरण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, इसको क्या करते हैं, H2O से रिएक्शन कराते हैं भाप से, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन में मतलब उसे कैप्चर नहीं किया जाता है। ये सबसे आम प्रकार का हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसमें ग्रीन हाउस गैसों को कैप्चर नहीं किया जाता, तो मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। अगला है आपका ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन। इसका उत्पादन गैसीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जीवाश्म ईंधन से किया जाता है, जैसे कोयला इत्यादि से बनाया जाता है। पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है क्योंकि इसमें कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है। पिंक हाइड्रोजन, इसका उत्पादन परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से होता है। इसे पर्पल या रेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण माध्यम के रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सरकार क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से $1 बिलियन का फंड स्थापित करेगी। कितने मिलियन डॉलर का, तो ये अमाउंट याद रखिएगा, $1 बिलियन का फंड स्थापित करेगी। देखिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस फंड का इस्तेमाल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स जैसे जो यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो अपने कंटेंट बना करके अपलोड करते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो इस फंड का इस्तेमाल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपने कौशल को बेहतर बनाने, अपने प्रोडक्शन को अपग्रेड करने और वैश्विक बाजारों में विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा। क्रिएटिव और डिजिटल टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT की स्थापना के लिए भी धन आवंटित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की बात की गई है। अब क्रिएटर इकोनॉमी होती क्या, थोड़ा समझ लीजिए। यह एक तेजी से समृद्धि करने वाला एक क्षेत्रक है। इसमें कलाकार, शिक्षक, गेमिंग स्ट्रीमर, वीडियो निर्माता, पॉडकास्टर और अन्य रचनात्मक लोग शामिल होते हैं। ये सभी लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने क्रिएटिव कंटेंट से आय अर्जित करते हैं, इनकम या रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर क्रिएटर्स इकोनॉमी का आकार $250 बिलियन था। 2027 में इसका आकार 2 गुना तक $480 बिलियन होने की उम्मीद है वैश्विक स्तर पर। आज ऑरेंज जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, इसी को ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं, के अंतर्गत एक उभरता हुआ क्षेत्रक है ये। ऑरेंज इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, पूछ सकता है। ऑरेंज इकोनॉमी में एडवर्टाइजिंग, आर्किटेक्चर, कला, संगीत, फिल्म निर्माण आदि शामिल हैं।
भारत के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी का महत्व क्या है? देखिए जीडीपी में योगदान। उदाहरण के लिए अकेले यूट्यूब के इकोसिस्टम ने 2022 में भारत के जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया था। वर्ष 2024 में भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का मूल्य $30 बिलियन था, जिसने भारत की जीडीपी में लगभग 2.5% का योगदान दिया था। तो एक बड़ा योगदान है। रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। सॉफ्ट पावर के तौर पे जैसे रोजगार सृजन मतलब जो क्रिएटर्स हैं इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ब्रांड कोलैबोरेशन से, प्रायोजित स्पॉन्सर कंटेंट से, व्यापारिक बिक्री इत्यादि से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सॉफ्ट पावर संगीत, नृत्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तैयार होने कंटेंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय ख्याति प्राप्त की। इससे भारत की सॉफ्ट पावर बड़ी और विदेशी राजस्व प्राप्त हुआ है। अब चुनौतियां क्या हैं? भारत की क्रिएटर्स इकोनॉमिक्स में चुनौतियां क्या हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूदा कमियां, जैसे इंटरनेट सभी लोगों के पास समान रूप से नहीं पहुंच है, उसकी स्पीड बहुत कम है। डेटा डिवाइस की उच्च लागत और कम डिजिटल साक्षरता, जैसे कि विशेष रूप से गाँव में, वो चुनौती है अभी। नीतिगत विनियामकी चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए अस्पष्ट कराधान, गोपनीयता संबंधी कानूनों के अनुपालन का बोझ, कमजोर कॉपीराइट प्रवर्तन और प्लेटफॉर्म नीति में बदलाव क्रिएटर्स के लिए अनिश्चितता पैदा करता है। वित्तीय बाधाएं, उदाहरण के लिए विज्ञापन से प्राप्त होने वाला कम राजस्व, उच्च अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भुगतान शुल्क और पूंजी तक पहुंच की कमी क्रिएटर्स के लिए वित्तीय स्थिरता एवं विकास को बाधित करती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्यवाही SBASAP एक जन योजना शुरू की है। ध्यान रखिएगा किसने चालू किया है? राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्रवाई एक जन योजना किसने प्रारंभ की? अरुणाचल प्रदेश ने प्रारंभ की, और ये पहला राज्य है। ध्यान रखिएगा, यह जिला स्तरीय कार्य योजनाओं को शामिल करने वाली पहली ऐसी राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्रवाई है जो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना NBSAP तथा कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क KMGBF के अनुरूप है। देखिए, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को जैव विविधता अभिसमय के COP15 में अपनाया गया था, और ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है में तत्काल कार्रवाई के लिए 23 कार्रवाई उन्मुख वैश्विक टारगेट शामिल हैं, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। जैव विविधता संरक्षण में राज्य सरकारों की भूमिका क्या है? तो ये सब बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ जो इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैव विविधता संरक्षण में राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देने वाली जो इनिशिएटिव है वैश्विक स्तर पर क्या है? जैव विविधता अभिसमय के तहत जैव विविधता के लिए उपराष्ट्रीय सरकारों, शहरों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों पर कार्य योजना 2021 से लेकर 2030 शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इसने अपने सदस्यों के लिए स्थानीय सरकारों की एक नई श्रेणी शुरू की है। भारत में क्या इनिशिएटिव लिए गए? भारत ने अपने अपडेटेड NBSAP यहाँ पे फुल फॉर्म देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2024 से 2030 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों को शामिल करते हुए त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना का प्रावधान किया है। CBD के अनुच्छेद 6 के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को NBSAP मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना जो है तैयार करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों की याद रखिएगा, जैसे पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। इसमें हार्नबिल नेस्ट एडॉप्शन पहल चालू किया गया, और आईची जो कि जापान में जगह है, तो आईची जैव विविधता रणनीति 2020 में पारिस्थितिकी नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब बात कर लेते हैं, अगला है ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली। ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली ये क्या है? देखिए, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने सरकारी आश्वासनों के प्रबंधन में ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली OAMS की भूमिका को उजागर किया है। पहले जान लेते हैं कि है क्या ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली। यह संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करता है कि संसद में मंत्रियों के द्वारा दिए गए आश्वासनों पर व्यवस्थित रूप से नजर रखी जाए, निगरानी की जाए और उन्हें पूरा किया जाए कि क्या आश्वासन, क्या वादा किया है वो पूरा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सदन में प्रश्नों के उत्तर देने या बहस के दौरान मंत्रियों द्वारा आश्वासन दिए जाते हैं, वादों के रूप में, वचनबद्धताओं के रूप में। ठीक है, देखिए, सूचना उपलब्ध न होने के कारण दिए गए आश्वासन 3 माह की अवधि के भीतर पूरे किए जाने होते हैं, और संसदीय कार्य मंत्रालय को भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत आश्वासनों के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? संसदीय कार्य मंत्रालय को। अगला है आपका भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में, BIS। देखिए, BIS ने असुरक्षित व गैर प्रमाणित उत्पाद बेचने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की है। असुरक्षित व गैर प्रमाणित।
अब थोड़ा सा भारतीय मानक ब्यूरो BIS के बारे में बात करें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, दिल्ली में। और इसका स्थापना कब हुई? यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसका उद्देश्य क्या है? वस्तुओं के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाण संबंधी गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है सुरक्षित और विश्वसनीय गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध होते हैं, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को न्यूनतम करता है, निर्यात को बढ़ावा देता है, आयात पर निर्भरता घटाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो इसका जो ब्यूरो जो होता है, ब्यूरो के सदस्य कितने होते हैं? इसमें 25 सदस्य होते हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में, जिसका उल्लेख जो है, जो बजट था उस बजट में किया गया है। देखिए, जो 2024-25 का अभी लेटेस्ट बजट आया है 25-26 का, ठीक है, ये पिछला बजट 2024-25 था, उसमें इसकी बात की गई थी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत इसे 2024 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने शुरू किया। ध्यान रखिए किस मंत्रालय के तहत ये है, तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं 21 से 24 वर्ष के युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना, अकादमिक शिक्षा और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच अंतर को कम करना इसके महत्व हैं। व्यवहारिक अनुभव के जरिए कौशल विकास और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहन देकर प्रतिभागियों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी अवधि और पारिश्रमिक की बात कर लें। इस योजना में 12 माह की अवधि के लिए सशुल्क इंटर्नशिप दी जाएगी। इसमें प्रति इंटर्न 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इसमें 6,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। तो इसके जो प्रावधान है वो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जैसे 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं 21 से 24 वर्ष को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। किस मंत्रालय के तहत है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत 2024 में प्रारंभ किया गया और 12 माह की अवधि के लिए है, ठीक है। प्रति इंटर्न 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी और 6,000 रुपये का एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं बोडो जनजाति के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार 2020 के बोडो शांति समझौते की 80% से अधिक शर्तें लागू कर दी गई हैं। इस समझौते पर केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों ने हस्ताक्षर किए, इसके कारण बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR को अधिक स्वायत्तता मिली है। बोडो जनजाति के बारे में बात कर लें। बोडो असम में सबसे बड़ा निर्जातीय भाषाई समूह है। यह मुख्य रूप से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में रहता है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जो BTR है, ये असम में एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें 4 जिले शामिल हैं। ध्यान रखिए यह एक स्वायत्त क्षेत्र है। भाषा तो बोडो या बोरो भाषा बोलते हैं। यह भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है? इसे संविधान की, जो बोडो जनजाति है, इसे संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत एक मैदानी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक, अब अगला है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कैग की नियुक्ति में तटस्थ प्रक्रिया अपनाने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में जानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान किए गए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह अपने पद पर न रहने के पश्चात, मतलब जब इसका कार्यकाल खत्म होगा, तो यह उसके बाद वह भारत सरकार के किसी राज्य के अधीन किसी अन्य पद के लिए यह पात्र नहीं होगा। वेतन और सेवा की अन्य शर्तें संसद द्वारा कानून के जरिए या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट होने तक निर्धारित की जाती हैं। पद से हटाना, इसे पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से तथा जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या इसके द्वारा या उसके द्वारा इस हेतु नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। अनुच्छेद 149 के अनुसार कैग की शक्तियां और कर्तव्य हैं। 149 में जो आर्टिकल 149, उसमें कैग की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा या ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के जरिए उसे सौंपी जाए। अब बात कर लेते हैं करैकल के बारे में। करैकल एक जानवर है। राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में। तो यहाँ पर करैकल का पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड साझा किया गया है। करैकल यह स्थानिक रूप से कहाँ मिलता है? भारत सहित अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया। ध्यान रखिए केवल भारत में नहीं मिलता है, भारत सहित अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया
और दक्षिण एशिया के कई देशों में पाया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? यह मुख्य रूप से रतचर बिल्ली की एक प्रजाति है। इसके नुकीले और काले काले कान इसकी पहचान होते हैं। करैकल नाम तुर्की शब्द करे कुलक से आया है, जिसका अर्थ होता है काले कान। यह सरकार द्वारा संचालित प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 22 प्रजातियों में से एक है। कंजर्वेशन की स्थिति देखें तो आयुष्मान के लीस्ट कंसर्न में शामिल है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और साइट्स परसिस्ट 1 एशियाई आबादी में सूचीबद्ध है। ग्रीन लिस्ट की बात करें, आयुष्मान की ग्रीन लिस्ट में 4 नए स्थल जोड़े गए हैं। कौन कौन से? पहला है सऊदी अरब का सरान नेचर रिजर्व और दूसरा है किंग अब्दुल अजीज रॉयल नेचर रिजर्व, ये भी सऊदी अरब में है। तीसरा है जॉर्डन का अकाबा मरीन रिजर्व और चौथा है संयुक्त राज्य अमीरात का यूएई का शिरबू नैर संरक्षित क्षेत्र। अब थोड़ा सा आयुष्मान के ग्रीन लिस्ट के बारे में बात करें तो यह प्रमाणन से संबंधित वैश्विक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रभावी, न्यायसंगत और सफल संरक्षित एवं परिरक्षित क्षेत्र हेतु संरक्षित एवं परिरक्षित क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है। फोकस किस पे होता है? संरक्षण संबंधी प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों को उजागर करना तथा प्रगति के लिए मानक निर्धारित करना। इसका उद्देश्य संरक्षित एवं परिरक्षित क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि करना और संरक्षण संबंधी परिणाम सुनिश्चित करना है। इसके तहत CDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 जो है, जो क्या है, स्थलीय जीवन के बारे में बात करता है कि संरक्षण में योगदान देना और जैव विविधता अवश्य के आईची लक्ष्य 11 को हासिल करने की दिशा में कार्य करना शामिल है। माइक्रो प्रोसेसर देखिए, इसरो और चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा, इसरो और चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष संबंधी उपयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया। दोनों का नाम याद रखिए, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है। विक्रम 3201 प्रक्षेपण यानों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयोग के लिए पहला पूर्णतया भारत में निर्मित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यह एक बहुउद्देशीय, प्रोग्रामेबल, ब्लॉक ड्राइवन और रजिस्टर्ड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। इसमें लाखों छोटे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और डायोड क्या होता है? एक अर्धचालक पदार्थ होता है, IC पर जुड़े होते हैं। ये सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के प्रमुख घटक होते हैं। इसके अन्य घटकों में अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एरे होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? मेमोरी जैसी स्टोरेज प्रणाली से बाइनरी निर्देशों को समझना, बाइनरी डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करना और डेटा को प्रोसेस करना और आउटपुट प्रदान करना। इसके उदाहरण में आपके इंटेल 4004 है और 8085 पेंटियम आदि हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सुर्खियों में रहे स्थल के तौर पे यमन के बारे में, जिसकी राजधानी क्या है? सना है। यहाँ आप मैप में ग्रीन कलर का देख सकते हैं, ये है आपका यमन और इसकी राजधानी आपकी सना है। ठीक है, अवस्थित की बात के बारे में देखिए, हुआ क्या है, चर्चा में क्या होता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी हाल ही में यमन में हूती विद्रोहियों पर नए हवाई हमले किए हैं। अब यमन के बारे में बात करें तो यह जो है, यह देश मध्य पूर्व एशिया का देश है। तो मध्य पूर्व में अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित है में आपका अरब प्रायद्वीप। इसके आप देखेंगे तो उत्तर में सऊदी अरब है और पूर्व में ओमान देश, 2 देशों से इसकी सीमा साझा होती है। इसके अतिरिक्त इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो रेड सी है, यहाँ पे आपका रेड सी है और आपका दक्षिण में अदन की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व में आप आएंगे तो यहाँ पे आपका अरेबियन सी आ जाएगा, अरब सागर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका बाब अल मंदेब जलसंधि है, जो कि इधर आपका रेड सी, इधर आपका अरब सागर को जोड़ने का कार्य करती है। और आपका एवन को इधर आपका कह सकते हैं इरिट्रिया और जिबूती, अफ्रीका वाला जो हिस्सा है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उससे अलग करने का कार्य करती है। ठीक, यहाँ पे। और यह क्या है? यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है, इसीलिए यहाँ पर जो हूती विद्रोही हैं अपना उपद्रव मचाते रहते हैं। यहीं पे अरब सागर में एक द्वीप है, सकोट्रा द्वीप। कई बार एक परिचय पूछा गया तो सकोट्रा द्वीप किसका है? तो ये आपका यमन का है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा इसके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।